कि मौद्रिक नीति के क्या उपकरण हैं और इस मौद्रिक नीति के क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, किस तरह से इसके इस साख नियंत्रण की प्रक्रिया को किस तरीके से किया जाता है और इसमें क्या हिस्सा है, इस बात को हम समझते हैं। चूँकि क्रेडिट क्रिएशन, साख नियंत्रण और साख को बढ़ावा देना, ये सब हिस्से मौद्रिक नीति के अंतर्गत आते हैं। तो यदि हम मौद्रिक नीति के उपकरण क्या होंगे, इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे जिनके आधार पर ये मॉनेटरी पॉलिसी काम करेगी, उसको हम दो भागों में बांट रहे हैं मौद्रिक नीति के उपकरण को। पहला मात्रात्मक साख नियंत्रण या क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल और दूसरा क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब मात्रात्मक, जिसे हम अप्रत्यक्ष या सामान्य साख नियंत्रण के उपकरण कहेंगे। अब हम मात्रात्मक साख नियंत्रण को देखें तो मात्रात्मक साख नियंत्रण को फिर सब डिवाइड किया गया है, कई भागों में डिवाइड किया गया है। तो मात्रात्मक साख नियंत्रण को हम मुख्यतया पहले 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। आरक्षित अनुपात, जिसे रिजर्व रेशियो कहेंगे, दूसरा खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO, और तीसरा दरें या रेट, जिसमें बैंक दर भी होगा, रेपो रेट भी होगा और रिवर्स रेपो रेट होगा। अब हम एक एक का अध्ययन करेंगे। अब हम मात्रात्मक साख नियंत्रण, जिसे अप्रत्यक्ष साख नियंत्रण भी है, चूंकि ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट वे में काम करता है। RBI CRR को कम करती है और या SLR को कम करती है, बढ़ाती है। उसके बाद बैंक फिर प्रोसेस करते हैं और जब बैंक इस काम को अंजाम दे देते हैं तब इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये इनडायरेक्ट है, इसलिए ये प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष साख नियंत्रण है। और प्रत्यक्ष साख नियंत्रण, क्वालिटेटिव या गुणात्मक साख नियंत्रण फिर हम आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी हम मात्रात्मक साख नियंत्रण या अप्रत्यक्ष या सामान्य साख नियंत्रण के अंतर्गत 3 भागों में डिवाइड किया, ABC, और फिर आरक्षित अनुपात यानी रिजर्व रेशियो। नाम से ही स्पष्ट है, आरक्षित रिजर्व, यानी कुछ न कुछ आपको रिजर्व रखना होगा। तो उस आरक्षित अनुपात में से 2 तरह के आरक्षित अनुपात होंगे। नगद आरक्षण अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, जो इस समय आज की तारीख में 3% है, और दूसरा वैधानिक तरलता अनुपात SLR, जो इस समय 18.50% है। अब ये नगद आरक्षण अनुपात है क्या? कैश रिजर्व रेशियो है क्या? तो कैश रिजर्व रेशियो एक्चुअली में बैंकों को ग्राहकों द्वारा नकदी निकालने की स्थिति में नकदी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपनी कुल जमा, जिसे कुल जमा को हम 2 भागों में बांटेंगे, निवल मांग जमा, नेट डिमांड, एवं समय देयता, टाइम, दोनों को हम इसको फिर कहेंगे NDTL। निवल मांग एवं समय देयता, इन दोनों की एक निश्चित प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंकों के पास रखना होता है। सामान्य शब्दों में कहें तो नगद आरक्षित अनुपात से अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाओं के उस अनुपात से है जो वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास आवश्यक रूप से रखना पड़ता है। नगद आरक्षण अनुपात क्या हुआ, एक बार फिर समझें। ये वो अनुपात है जो बैंक अपनी कुल जमाओं का एक हिस्सा, 1%, कुछ प्रतिशत जो निर्धारित होगा, जैसे कि इस समय 3% है, तो कुल जमाओं में 2 तरह की, निवल मांग और समय देयता जमा, दोनों कुल जमाओं का 3%
आरबीआई के पास आपको रखना पड़ेगा। क्यों? इसलिए रखना पड़ेगा, अगर आप पूरा का पूरा ऋण दे देंगे बैंक, तो यदि जिन्होंने पैसे अपने जमा किए हैं यदि वो लेने आता है तो फिर दे नहीं पाएगा। इसको पूरा करने के लिए ये है कि जो कुल जमाएं बैंक के पास कुल जमाएं हैं ग्राहकों की, उसका एक निश्चित हिस्सा, निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास आपको रखना पड़ेगा। तो ये हो गया नगद आरक्षण अनुपात। ये आप कैसे कैसे रख सकते हैं इसे, आप आरबीआई के पास इसको रखेंगे और जैसी जो ज़रूरत पड़ेगी तो आरबीआई उसको घटा सकता है, बढ़ा सकता है। ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति पर निर्भर करेगा। अब हम देखते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। दूसरा अनुपात क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर। अब जो वैधानिक तरलता अनुपात है, इस स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या है? ये है कि ये भी व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास, इसमें क्या है, सभी वाणिज्यिक बैंकों को एक निश्चित प्रतिशत, एक निश्चित अनुपात अपने पास, खुद बैंकों को अपने पास नगद, स्वर्ण एवं अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता है। अब सीआरआर एसएलआर के बीच डिफरेंस क्या है? सीआरआर में जो परसेंट दिया जाएगा, जितना रिजर्व रखना है, वो रिजर्व किसके पास रखना है? आरबीआई के पास। वैधानिक तरलता अनुपात में क्या करना है? रखना है रिजर्व, लेकिन वो रिजर्व अपने पास रखना है। और कैसे रख सकते हो आप नगद के रूप में रख सकते हो, आप सोने के रूप में रख सकते हो, और अल्पकालीन प्रतिभूतियों के रूप में भी रख सकते हैं। तो ये अंतर है आपके सीआरआर और एसएलआर के बीच। दोनों ही रिजर्व अनुपात हैं, दोनों ही आरक्षित अनुपात है। एक को आरबीआई के पास रखना है, एक बैंक, दूसरे को बैंक स्वयं भी रखेंगे। अब हम दूसरा बी, खुले बाजार की क्रियाएं। अब मात्रात्मक साख नियंत्रण के लिए जो दूसरा तरीका है वो क्या है? खुले बाजार की क्रियाएं। अब खुले बाजार की क्रियाएं क्या होंगी? खुले बाजार की क्रियाओं में अंतर्गत जिसे हम कहेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार में यानी ओपन मार्केट में सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल्स एवं अन्य स्वीकृत विपत्रों का क्रय विक्रय करते हैं। यानी जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, उन सरकारी प्रतिभूतियों को आरबीआई बेच सकती है और उससे जब बेचेगी तो क्या होगा? उससे उसको पैसे मिलेंगे। तो जब पैसे मिलेंगे तो वो सरकार के खाते में आएंगे, आरबीआई के पास आएंगे। तो उससे अर्थव्यवस्था में क्या होगी? तरलता कम हो जाएगी। तरलता कम हो जाएगी यानी लोगों के पास रुपए पैसे कम हो जाएंगे। रुपए पैसे कम हो जाने का मतलब क्रय शक्ति कम हो जाना। क्रय शक्ति कम हो जाने का मतलब मांग कम हो जाना। मांग कम हो जाने का मतलब कीमतों का कम हो जाना। कीमतों का कम हो जाने का मतलब मुद्रास्फीति का कम हो जाना। यदि हमारा उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, यानी अगर हमारा सामना मुद्रास्फीति से है, हमारी चुनौती बढ़ती हुई मुद्रास्फीति है, तो उस दशा में खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत आरबीआई अपने प्रतिभूतियों को बेचेगी। लेकिन जब उसका उद्देश्य मंदी की दशा में, यदि हमारा सामना मंदी से हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे? ऐसी दशा में खुले बाजार में, ओपन मार्केट में क्या करेगी कि सरकार के जो ट्रेजरी बिल जारी कर चुकी, जो ट्रेजरी बिल है उनको खरीदेगी, लोगों से खरीद लेगी, उसके बदले लोगों को पैसे देगी, लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, यानी उनके पास क्रय शक्ति बढ़ेगी, यानी वो बाजार में जाके मांग करेंगे, और बाजार में जाके मांग करेंगे, उससे कीमतें बढ़ेंगी, निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था मंदी से छट जाएगी, मंदी से निकल जाएगी। इस तरह से ओपन मार्केट की क्रियाएं होती हैं। स्फीति की दशा में भी हमने देखा और मंदी की दशा में भी हमने देखा कि ओपन मार्केट की क्रियाएं या खुले बाजार की
प्रक्रियाओं में, स्फीति की दशा में हम उनको ट्रेजरी बिल्स को हम खरीद रहे हैं, और मंदी की दशा में हम उनको स्फीति की दशा में हम बेच रहे हैं, और मंदी की दशा में हम खरीद रहे हैं लोगों से। एक चीज़ मैं भूल गया था, CRR और SLR के संदर्भ में, तो उसको थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ। वो ये है कि इसको हम एक उदाहरण समझ लें कि CRR और SLR किस तरीके से काम करता है। जैसे यदि मान लो हमने बार बार कहा कि कुल जमाओं का, और कुल जमाएं क्या है, कुल जमाएं क्या है, निवल मांग एवं समय देता NDT है नेट। तो ये कुल जमाओं का, जैसे मान लीजिए कि SBI के पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 100 करोड़ रुपए की कुल जमाएं हैं, और उस कुल जमाओं में दोनों तरह की जमाएं शामिल हैं, निवल मांग और समय देता। इन दोनों जमाओं का उसके पास योग है 100 करोड़, यानी SBI के पास ग्राहकों के 100 करोड़ रुपए आज की तारीख में अभी यदि जमा है, और CRR 3% है और SLR 18.5% है। तो ये दोनों को जोड़ लो, 3% और 18.5%, तो ये कितना होगा, 21.5%, और 21.5% हो गया। SBI के पास कुल जमाएं कितनी है, 100 करोड़ की, यानी SBI अब कितना लोगों को ऋण दे सकता है, जमाएं उसके पास 100 करोड़ की है, तो ऋण कितना दे पाएगा, उसको रिजर्व कितना रखना पड़ेगा, 21.50 करोड़, यानी उसको 21.5 करोड़, 21.50% उसको रखना पड़ेगा। तो 100 करोड़ का 21.50% क्या होगा, 21.5 करोड़। तो उसको क्या रखना पड़ेगा, 100 करोड़ में से यदि हम 21.5 करोड़ घटा दें तो कितना है, 78 करोड़ 50 लाख, यानी 78.7850 करोड़ वो इतना अब लोन दे पाएगा। 100 करोड़ में से कितना लोन दे पाएगा, अब 100 करोड़ में से वो 78 यानी 78 करोड़ 50 लाख रुपए का लोन अब SBI दे सकने में सक्षम है। ठीक, इस उदाहरण से अब ये क्लियर हो गया। अच्छा, ओपन मार्केट की क्रियाएं भी हम लोगों ने देख ली। अब अंत में अंतिम क्या है, दरें कौन से जो बड़ी महत्वपूर्ण है, और अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं कि गवर्नमेंट ने इतना रेपो रेट कम कर दिया, रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया। तो ये दरें 3 तरह की हैं, बैंक दर, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, बैंक दर क्या होती है, या बैंक रेट क्या काम करता है, और रेपो रेट क्या काम करता है, रिवर्स रेपो रेट क्या काम करता है। तो ये बैंक दर क्या है, बैंक दर को आप समझिए कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 49 के तहत बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने या रीडिस्काउंट करने के लिए तैयार रहता है। अर्थात बैंक दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। बैंक रेट क्या हुआ, बैंक रेट क्या हुआ कि ये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकाल के लिए यानी लंबे समय के लिए जिस रेट पर ऋण देता है, जिस रेट पर, उसे कहते हैं बैंक दर। और आज की तारीख में बैंक दर क्या है, 5.40%। बैंक दर क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं रेपो रेट क्या है। रेपो रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देकर अर्थव्यवस्था में
तरलता की अतिरिक्त मात्रा जारी करता है। यहाँ क्या हो, यहाँ बात वही है, बैंक दर और रेपो रेट दोनों में ही आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दे रहे हैं। आप महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि बैंक दर में दीर्घकालीन के लिए ऋण देता है, लंबे समय के लिए, लंबी अवधि के लिए आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। और रेपो रेट के अंतर्गत क्या होता है, आरबीआई ऋण बैंकों को देती है लेकिन अल्पकालीन समय के लिए। अंतर सिर्फ इतना है बैंक दर और रेपो रेट में कि वो बैंक दर दीर्घकालिक लंबे समय के लिए आरबीआई से वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दिया जाता है, और रेपो रेट में अल्पकालीन समय या कम समय के लिए आरबीआई से बैंकों को ऋण दिया जाता है। ये दोनों के बीच ये बेसिक अंतर हो गया। अब तीसरा, रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट का जस्ट उल्टा। क्या रेपो रेट में क्या होता था? रेपो रेट में होता था कि आरबीआई से वाणिज्यिक बैंकों को जिस रेट से पैसा दिया जाता था, आरबीआई पैसा देती थी और वाणिज्यिक बैंकों को उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अब जस्ट उल्टा क्या होगा, यानी वाणिज्यिक बैंकों से अब पैसा जाएगा कहाँ? आरबीआई के पास। वाणिज्यिक बैंकों से पैसा, कमर्शियल बैंकों से पैसा कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास। क्यों ऐसा होगा? यदि मान लीजिए कि अल्पकालीन समय में कुछ समय के लिए किसी बैंक के पास, यदि एसबीआई के पास फालतू में ये है कि उसके पास 100 करोड़ रुपए ऐसे ही पड़ा है जिसके जो उसकी आवश्यकता से अधिक है, उसके लेन देन से आवश्यकता से अधिक है, तो वो क्या करेगी? वो अपने पास न रख के शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई के पास रखेगी और आरबीआई उसके बदले उसे कुछ इंटरेस्ट रेट देगा, और जो इंटरेस्ट रेट देगा वो रिवर्स रेपो रेट होगा। लेकिन इतना याद रखिए कि आरबीआई जब बैंकों को देता है तो ज्यादा रेट रहता है, कितना? 4.40%। लेकिन जब आरबीआई बैंकों से लेता है तो कम दर पर लेता है, 3.75%। ये हमेशा इसका अंतर ये रहेगा कि रेपो रेट ज्यादा होगा और रिवर्स रेपो रेट रेपो रेट से हमेशा कम होता है। ये हम लोगों ने मात्रात्मक शाख नियंत्रण या प्रत्यक्ष या सामान्य शाख नियंत्रण हम लोगों ने देखा। अब हम समझते हैं क्या गुणात्मक, क्वालिटेटिव, चयनात्मक, सेलेक्टिव